हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना है थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं, लेकिन अभी उसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस तरह से होगी उसके बारे में जानना बाकी है। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें फिलिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की उसके लिए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स। तो सबसे पहला रूल क्या है? द मॉलिक्यूलर orbitals are filled in order of increasing energies. इंक्रीजिंग एनर्जीज के अकॉर्डिंगली जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होंगे। सबसे पहले लोअर एनर्जी से फिल होना शुरू होंगे इलेक्ट्रॉन्स और फिर हायर एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू द आउटबाउज प्रिंसिपल। याद है ना? ये कहां पढ़ा था हमने आउटबाउज प्रिंसिपल? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो हमने कहां पर अप्लाई किया था? दिस वाज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको याद होगा जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था उसमें क्या किया गया था? उसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम बनाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरीके से होती है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो। सबसे पहले वो शेल जो होती है जो सबसे लोअर एनर्जी की है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है वो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे भी अप्लीकेबल है, आउटबाउज प्रिंसिपल। तो अब सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या हो एंटी बॉन्डिंग, कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की गई थी तब भी बताया गया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम। तो वही चीज यहां भी अप्लाई होती। और साथ में ये भी कहा गया था कि द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन्स। इनकी स्पिन्स भी ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहां भी स्पिन्स ऑपोजिट ही होनी चाहिए जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सो ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज in accordance with the Pauli's exclusion प्रिंसिपल। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर किस तरीके से होंगे? उन दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे। अगर एक का स्पिन ऐसे है तो दूसरे का ऐसे होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इन डीजेनरेट molecular orbital
कौन से थे? सेम एनर्जी वाले। द इलेक्ट्रॉन pairing can occur only in case these are all firstly singly filled, मतलब they have one electron each with parallel spin, and this is in accordance with Hinds rule। तो समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट क्या कहा जा रहा है, जब जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ना, तो वो फिलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि पहले सिंगली सिंगली फिल्ड होंगे पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरह से ऑर्बिटल बनाए थे, मान के चलिए एक था 2px और एक था 2py। हमारे पास ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स के पेयर हैं जो हमने पढ़े थे, या फिर आप यहाँ पे स्टार लगाना चाहो स्टार लगा लो। ये पाई 2px और ये पाई 2py, पाई स्टार भी ले सकते हो, वो भी डिजनरेट होते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, व्हाटएवर। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में कि पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा और फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और दोनों के पैरेलल स्पिन होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इनकी पेयरिंग नहीं होगी। अब जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगली फिल्ड हो गए, बोला ना फर्स्टली सिंगली फिल्ड, मतलब दे हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच। देखिए वन इलेक्ट्रॉन ईच विद पैरेलल स्पिन, देखिए पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। उसके बाद पेयरिंग होगी ऐसे और ऐसे, और ये जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? हिंड्स रूल के अकॉर्डिंगली। हिंड रूल जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे आपके ये कुछ रूल्स आ गए हैं। यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनफैक्ट एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। द इलेक्ट्रॉन present in the bonding molecular orbital is known as बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इंडिकेट करेंगे NB से, while the electron present in the anti-bonding molecular orbital is known as anti-bonding electron। इंडिकेट करेंगे Na से। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनाओगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसके लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 3 रूल्स हैं और ये कुछ 2 छोटी सी बातें। इसके बाद कुछ और बात करनी पड़ेगी, अभी कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं डिस्कस करने, तभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना पाएंगे, अदरवाइज नो। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? Now we are going to discuss the molecular stability
कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डेंस में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। The molecular stability can be predicted in terms of electrons present in bonding molecular orbital, जिसको हम NB से इंडिकेट करेंगे, एंड दोज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम Na से इंडिकेट करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ NB मतलब number of electrons in bonding molecular orbitals are greater than number of electrons present in anti-bonding molecular orbital, then what happens? That molecule is stable. तब molecule stable. दूसरा point, if the electrons present in bonding molecular orbitals are less than electrons present in anti-bonding molecular orbital, then molecule is unstable. The molecule unstable. Third point, if electron present in bonding molecular orbitals are equal to the number of electrons present in anti-bonding molecular orbital, then molecule is again unstable. तो याद रखिए, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई होगा तभी मॉलिक्यूल स्टेबल है, अदरवाइज वो अनस्टेबल है। तो हम कह सकते हैं द NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन bonding molecular orbital tends to bring the nuclei of the atomic orbitals closer, and Na tends to push them apart. Thus, a stable molecule will be formed only if NB, number of electrons in bonding molecular orbitals, are more than Na, that is number of electrons in anti-bonding molecular orbital. तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके फिगर बनाए थे हमने, इनके डायग्राम बनाए थे, जिसमें मैंने आपको दिखाया था जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो न्यूक्लियस दूर होते हैं, इतने दूर कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनमें रिपल्शन मिनिमम होती है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में हमने देखा था न्यूक्लियस ही क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन क्रिएट होती है। तो कहने का मतलब ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है लो, तो वहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो जितने ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और न्यूक्लियस जो है वो एक सेटिस्फाइंग डिस्टेंस पे रहेंगे, क्लोजर रहेंगे, इतने क्लोज भी नहीं कि रिपल्शन है, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रहेंगे। और एंटी बॉन्डिंग के केस में एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी घट जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां कम ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए स्टेबल मॉलिक्यूल कब बनेगा?
जब ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा। ये पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर भी काफी कुछ हमें बताएगा। लेट्स डिस्कस नाउ। Now we are going to discuss about the bond order. And the bond order, it is equal to 1/2 of NB minus NB। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। Now if यहाँ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग। इट कैन बी होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और इट कैन बी इवन जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर, फ्रैक्शनल और जीरो भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इट मे बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अब इसके बारे में। क्या फायदा है इसको पढ़ने का? सिग्निफिकेंस इसका बॉन्ड ऑर्डर का। सबसे पहला सिग्निफिकेंस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। इससे हमें मॉलिक्यूल्स और आयंस की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। कैसे? if bond order is positive, मतलब पॉजिटिव कब आएगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब ये पॉजिटिव आएगा। तब क्या होगा? मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये हमें ऑलरेडी पता है। नाउ ये तो एक पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो। कब होगा जीरो? ये जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब जीरो होगा। या अगर ये नेगेटिव है बॉन्ड ऑर्डर, कब होगा नेगेटिव? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस केस में ये नेगेटिव होगा, करेक्ट। तब क्या होगा? द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। एक और चीज, फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में बताया था वहां पे मैंने कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नाउ फ्रैक्शनल वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स मॉलिक्यूल और आयन, जिस भी मॉलिक्यूल या आयन का फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी बॉन्ड ऑर्डर की, एग्जिस्ट करेगा। सो द फ्रैक्शनल वैल्यू इंडिकेट्स मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट बट इट इज अनस्टेबल। एग्जिस्ट तो करेगा और वो अनस्टेबल होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी है बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर के सिग्निफिकेंस में हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर बी। इसमें हम पढ़ेंगे
बॉन्ड लेंथ। तो ये जान लीजिए, more is the value of bond order, lesser will be the bond लेंथ। जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से। तो अगर मान के चलिए बॉन्ड ऑर्डर किसी का 2 है और एक का है 1, तो बॉन्ड लेंथ मान के चलिए 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी। इसका बॉन्ड ऑर्डर है मान के चलिए 1 और इसका है 2। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए विल बी मोर देन बी। तो जितनी कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर सी, फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहां हम कह सकते हैं कि मोर इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, more will be the bond dissociation enthalpy। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज डिस्कस करेंगे हम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स में मैं आपको बता दूं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 देन सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 2 है तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आती है, इट मींस दो एटम्स जिनसे जुड़ के वो मॉलिक्यूल बना है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है तो दो एटम जिनसे जुड़ के वो मॉलिक्यूल बना है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड आप बता सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। एक प्रॉपर्टी और भी हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, और वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक नेचर। लेट्स डिस्कस। पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो भी हम सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं उसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर को हम पढ़ेंगे। हमें कैसे पता चलेगा वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक? द substances which
एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बता दूं मैं आपको इसके बारे में। These substances interact with the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट भी करते हैं, इंटरेक्शन होती है इनकी मैग्नेटिक फील्ड से। और नेक्स्ट पॉइंट, these substances has resultant magnetic मोमेंट। इनके पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और वो कैसे होता है? ग्रेटर द नंबर ऑफ unpaired electrons, greater the number of unpaired electrons, more will be the magnetic moment। यहां मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। डाइपोल मोमेंट is equal to magnetic moment, and that is equal to under root n plus 2, where n is equal to number of unpaired electrons। तो अगर आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और उसमें आपको कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। जब मैं आप बना के दिखाऊंगी तो आपको मैं वहां पे इंडिकेट करके जरूर बताऊंगी। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं ये? द substances which do not have any unpaired electrons, जिनके पास कोई unpaired इलेक्ट्रॉन नहीं होते, that is they have all electrons paired। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उनका नाम है डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, these substances do not interact with the magnetic field। ये इंटरैक्ट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट पॉइंट, डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो these substances has zero डाइपोल मोमेंट। तो इन सब्सटेंसेस का डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। दे आर डिफरेंट देन दिस। तो इस तरह से मैंने आपके सामने तीन पॉइंट्स लिख दिए दोनों के लगभग। तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे इन सब्सटेंसेस में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। सो these were the properties which we are going to discuss in the further videos when we will make molecular orbital diagrams for the molecule।